अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सेस प्रेशर के बारे में डिस्कस किया है और इस बात को हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक ड्रॉप लेते हैं या कोई सरफेस लेते हैं तो उसमें कॉनकेव शेप के साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा और कॉन्वेक्स कर्व के साइड में प्रेशर हमेशा कम रहेगा। मान लीजिए एक लिक्विड का ड्रॉप है, इसके अंदर का प्रेशर मान लेते हैं पी और इसके आउटसाइड प्रेशर मान लेते हैं पीओ। हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि कॉनकेव शेप के साइड में जो प्रेशर रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा, दैट मींस पी विल बी ग्रेटर देन पीओ। ये बात समझ आए वैसे भी है। मान लीजिए एक लिक्विड ड्रॉप है या आपको कोई लिक्विड ड्रॉप फॉर्म करना है। अगर बाहर वाला, ये आपने लिक्विड ड्रॉप फॉर्म किया, बाहर वाला प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड से आने वाला प्रेशर ज्यादा है, तो आउटसाइड से आने वाला प्रेशर क्या कोशिश करेगा? वो कोशिश ये करेगा कि ड्रॉप के सरफेस को कम से कम किया जाए। अब होगा ये कि बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ड्रॉप तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप पाए जाते हैं, वाटर के ड्रॉप्स हैं, ऑयल के ड्रॉप है, मरकरी के ड्रॉपलेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा नहीं है, क्योंकि ड्रॉप अपनी लाइफ को मेंटेन रखे हुए हैं। तो एक ही चीज हो सकती है कि ड्रॉप ने अंदर वाला प्रेशर ज्यादा किया, इस वजह से वो अपने शेप को सस्टेन किए हुए हैं। इसका मतलब प्रेशर इज इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। लेकिन सवाल ये है, इतना तो समझ आ गया कि इनसाइड का प्रेशर ज्यादा होगा, आउटसाइड का प्रेशर कम होगा। अलबत्ता सवाल ये है कितना प्रेशर ज्यादा या कितना प्रेशर कम होगा। चलिए उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट कंसीडर देयर इज अ लिक्विड ड्रॉप आउट हियर। एक लिक्विड का ड्रॉप है। मान लेते हैं कि इसका पहले का एरिया या पहले का रेडियस स्मॉल आर था। हमने इसके ऊपर कुछ वर्क किया और इसकी एरिया को बढ़ाने की कोशिश की, तो इसका रेडियस आर से थोड़ा सा चेंज हुआ, दैट मींस डेल्टा आर उसका रेडियस चेंज हुआ एंड नाउ द ड्रॉप इज लाइक दिस। अब ड्रॉप कुछ इस तरह बन चुका है। ऐसा हमने कंसीडर किया। पहले का रेडियस r1 था, सो r इज इक्वल टू इनिशियल रेडियस एंड r प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू फाइनल रेडियस। ये हमने कंसीडर किया। दूसरा कंसीडरेशन कि हम मान लेते हैं PO आउटसाइड प्रेशर है एंड PI इज द इनसाइड प्रेशर। सो PO इज द आउटसाइड प्रेशर एंड PI is the inside pressure। अब जरा इस बात से हम दोनों भी एग्री करते हैं कि बाहर वाला प्रेशर कम होगा और अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, तो आप कहेंगे प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जरा ध्यान दें, यहां पर ड्रॉप के केस में बाहर वाला प्रेशर अलग, अंदर वाला प्रेशर अलग, मतलब प्रेशर डिफरेंस है। अगर प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर कुछ ना कुछ है वहां पर, उसका मतलब फोर्स भी आने वाली है। तो क्या मैं इस दोनों प्रेशर की वजह से, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से कितनी एक्सेस फोर्स वहां प्रोड्यूस होगी वो निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एक्सेस फोर्स। सो वी नो दैट इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। ये होगा हमारा एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, तो डिवाइडेड बाय फोर्स अपॉन एरिया लिख लेते हैं। ये एरिया क्या होगा? ये एरिया हमारा सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इस सारे एरिया पर ये फोर्स अप्लाई होने वाली है प्रेशर की डिफरेंस की वजह से आने वाली। तो यहां पर मैं फोर्स के वाले लिख सकता हूं F इज इक्वल टू PI माइनस PO टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया। ओके, अब जरा ध्यान दें, इतनी फोर्स इस ड्रॉप के ऊपर लग रही थी। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप। नाउ द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज इंक्रीज बाय डेल्टा आर। पहले बबल था, पहले हमारा बलून मान ले, उसको आपने ब्लो किया है, उसका रेडियस थोड़े से बड़ा है। अगर हमने किसी चीज पर वर्क किया है, इसका मतलब फोर्स अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ। यहां भी तो वर्क हुआ है। इतनी फोर्स यहां पर ड्रॉपलेट पर लग रही थी एक्सेस प्रेशर की वजह से। इस फोर्स की वजह से मान लो कि हमारा ड्रॉपलेट डेल्टा आर आगे आता है, तो क्या वर्क डन हुआ? बिल्कुल हुआ। तो मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? तो आप कहेंगे वर्क डन का फॉर्मूला बनता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हमारे पास है, और कितना डिस्प्लेस हुआ? हर जगह से डेल्टा आर डिस्प्लेस हुआ है और फोर्स भी हर जगह से लग रही है, इसलिए हम F इंटू डेल्टा आर लिख सकते हैं वर्क डन का फॉर्मूला। बिल्कुल सही। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? तो F की वैल्यू मिलेगी हमको PI माइनस PO इंटू A इंटू डेल्टा आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। इस वर्क डन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, PI माइनस PO टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया। ये लिक्विड ड्रॉप का अंदर वाला, पहले अंदर वाले सरफेस पर फोर्स लगी थी तो वो बाहर आया था, तो अंदर वाला सरफेस एरिया कितना होगा?
4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ये है हमारे स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या इतनी बात समझ आई? तो इतना वर्क हमको करना पड़ेगा इस लिक्विड ड्रॉप के वॉल्यूम को बदलने के लिए, इस लिक्विड ड्रॉप के रेडियस को डेल्टा आर से चेंज करने के लिए। अलबत्ता हम सरफेस टेंशन के अंदर हैं, तो हमको पता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। और सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करना बड़ा आसान। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी? सरफेस एनर्जी निकालने के लिए हम सरफेस टेंशन को चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा ए? डेल्टा ए को मैं A2 माइनस A1 लिख सकता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A2? A2 के माने है बाहर जब वो आ गया तो फाइनल एरिया, और A1 मतलब पहले वाला एरिया, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम सरफेस टेंशन के बारे में तो जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि सरफेस एनर्जी को हम वर्क डन भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन इतना करेंगे, ये सरफेस एनर्जी उतनी होगी। अगर हम इस एक इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं, तो क्या यहाँ से हम दूसरी तरह से वर्क डन तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करें? बिल्कुल करते हैं। तो मुझे बताओ पहले वाला एरिया कितना होगा? A1। A1 मतलब जब हमने रेडियस को इंक्रीज नहीं किया था तो इस लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना था? तो आप कहेंगे 4 पाई r स्क्वायर उसका सरफेस एरिया था। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? R2 को, अब हम A2 को निकालने की कोशिश करेंगे, बाद में माइनस कर लेंगे ताकि हमको डेल्टा ई मिल जाए। तो मुझे बताओ A2 कितना होगा? 4 तो वैसा ही है, पाई भी वैसा ही है, अलबत्ता r अब r नहीं रहा बल्कि r प्लस डेल्टा r हो चुका है इसका स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब हम इस बात को जानते हैं कि जब भी दो टर्म एडिशन में हो और ब्रैकेट का स्क्वायर हो तो हम वहां a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें जो बनता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, यहाँ पे वो चीज अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी? a2 इज इक्वल टू 4 पाई एज इट इज, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट मींस r स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर दैट मींस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। ओके, ठीक है, 4r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो a2 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से r स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर प्लस 4 पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8 दैट मींस 8 पाई r डेल्टा r। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ प्रेशर का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, माइन्यूट डिफरेंस था कि हमारा ड्रॉप मेंटेन रख सके अपने आप को। अगर वो प्रेशर बहुत कम है तो इस प्रेशर की वजह से बनने वाली फोर्स भी कम होगी, और अगर फोर्स कम है तो ये डेल्टा आर की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। अब यहाँ पर छोटी टर्म का स्क्वायर है तो एक बात याद रखिए 0.1 का स्क्वायर कितना होता है? 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर दैट मींस 10 टू द पावर -2 दैट मींस 0.01। इसका मतलब ये हुआ आप अगर छोटे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू और भी छोटी होती जाएगी। ये बात अजीब है, इसको याद रखना है। अगर जितना छोटा टर्म होगा, 0 पॉइंट में जो टर्म होगा आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू बढ़ेंगी नहीं। जैसे 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 हो जाता है, 3 का 9 हो जाता है, तो वैल्यूज बढ़ती हैं। लेकिन छोटे टर्म का स्क्वायर करने के बाद वैल्यू बढ़ने की बजाय घटने लगती है। इसका मतलब ये डेल्टा आर की जो वैल्यू है हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डेल्टा आर ही छोटा है तो डेल्टा आर का स्क्वायर तो और छोटा होगा। 0 से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद और भी टर्म छोटा होता जाएगा। इसलिए हमारे पास A2 का फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। A2 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r इंटू डेल्टा आर। अंडरस्टैंड? अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा ए कैसे निकालेंगे तो आप कहेंगे चेंज इन एरिया निकालने के लिए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया कर लो। फाइनल एरिया कितना है? 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r, उसमें से A1 पहले वाला एरिया माइनस करते हैं जो है 4 पाई r स्क्वायर, जो कि ऊपर हमने कैलकुलेट कर दिया। अब जरा देखो, प्लस वाला 4 पाई r स्क्वायर माइनस वाला 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, दैट मींस डेल्टा a इज इक्वल टू 8 पाई r डेल्टा r। ये तो आ गया डेल्टा a। हम डेल्टा a निकालने के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे, हमको तो निकालना था वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा सरफेस टेंशन T है और चेंज इन एरिया है 8 पाई r डेल्टा r, इतना वर्क डन है। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलेगा? यहाँ भी हमने वर्क डन कैलकुलेट किया एक्सेस प्रेशर के फॉर्म में, यहाँ भी वर्क डन कैलकुलेट किया सरफेस टेंशन के फॉर्म में। तो क्या हम एक्सेस प्रेशर को सरफेस टेंशन के फॉर्म में ला सकते हैं? देखते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 और बाय यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 हम क्या ये लिख सकते हैं, यहाँ भी डेल्टा W यहाँ भी डेल्टा W, तो इस टर्म को मैं पहले लिखता हूँ, दैट मीन्स PI माइनस PO इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये हमारा वर्क डन है, इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, T इंटू 8 पाई r डेल्टा आर।
ओके, अब देखते हैं कौन से टर्म कैंसिल हो सकते हैं। सबसे पहले ये डेल्टा आर कैंसिल हो जाएंगे, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ का एक आर और यहाँ का एक आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 1 4, 4 2 8 हो जाएगा। जो बचा वो लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है पी आई माइनस पी ओ, और क्या बचा है, यहाँ तो 4 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर में से एक आर बचा है, और यहाँ टी है और 2 है, दैट मीन्स 2t। तो क्या मैं p इनसाइड माइनस p आउटसाइड को p इन माइनस po इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय r लिख सकता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड ऑफ द लिक्विड। ये है एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। कैसे आया, हमने पहले एक्सेस प्रेशर के थ्रू वर्क डन निकाला, एक्सेस प्रेशर के बाद वर्क डन आने पर हम यहाँ रुके, उसके बाद हमने हमारे सरफेस टेंशन से वर्क डन निकाला। दोनों वर्क डन की इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद हमको एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड मिल चुका है। ये फॉर्मूला वैलिड है अगर आप ड्रॉप के केस के अंदर स्टडी कर रहे हो तो। लेकिन अगर मान लो हमारे पास बबल है, ड्रॉप और बबल में क्या फर्क, ड्रॉप अंदर से भी लिक्विड से भरा होता है, बबल में अंदर में कोई लिक्विड नहीं होता, सिर्फ सरफेस होती है, सिर्फ एक लेयर होती है ऊपर की तरफ। तो होगा क्या, ये एक लेयर होने की वजह से बाहर भी एयर अंदर भी एयर, तो सरफेस टेंशन यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन तो उस वक्त आता है जब आपका लिक्विड एयर के कांटेक्ट में हो। अब अगर आपका ड्रॉप है तो ड्रॉप के अंदर तो पानी भरा हुआ है ना, तो वाटर को सिर्फ एक सरफेस मिल रही है एयर के साथ जो कि बाहर की है। लेकिन अगर आप बबल के केस में हैं तो बबल के केस में क्या होगा, बाहर तो एयर है ही, तो इस तरफ तो सरफेस टेंशन आएगा ही, लेकिन आप बबल के अंदर है तो अंदर भी एयर है, तो अंदर वाली लेयर की भी कांटेक्ट में एयर होगी, तो सरफेस टेंशन डबल हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम सरफेस टेंशन चूंकि डबल हो जाएगा, इसलिए P in माइनस P out इज इक्वल टू 4T by R भी लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस ऑफ एक्सेस प्रेशर ऑफ बबल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ ड्रॉप। ये फॉर्मूला आप लोगों के समझ में आ चुका होगा, इसको आपको याद भी रखना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना है लिख लो। मैं एक और तरीका बताता हूँ, अगर आप इस तरीके को फॉलो करना चाहते हैं तो करें, या मेरा दूसरा मेथड फॉलो करें, दोनों में से जो आपको पसंद आता है। इंशाल्लाह दोनों में हम इसी बात को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान है दूसरा मेथड, अलबत्ता बुक के अंदर ये मेथड गिवन है, तो अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो आप यही मेथड के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल्स टू 4T by R, और बबल के केस में 8T by R, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक्सेस प्रेशर यानी P in माइनस P out अगर आप बबल के केस के अंदर है तो 4T by R, और अगर ड्रॉप के केस में है तो P in माइनस P out इज इक्वल टू 2T by R होता है। इसी को दूसरे तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स कंसीडर देयर इज अ ड्रॉप आउट हियर, यहाँ एक ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप, ऑब्वियसली इसका शेप स्फेरिकल होगा। मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल r है, स्मॉल r इज द रेडियस। बाहर वाला प्रेशर P आउट, हम इस बात को जानते हैं बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर वाला प्रेशर है, अगर प्रेशर है तो क्या वो इस लिक्विड ड्रॉप के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आप फोर्स को नॉर्मल ले सकते हैं तो वो लो, अगर आप फोर्स को नॉर्मल नहीं ले सकते हैं तो आपको प्रोजेक्टेड एरिया लेना चाहिए। इस बात को मैं और एक मर्तबा समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, यहाँ पे हर तरफ से प्रेशर ऐसे एक्ट होता है, हमको पता है कि प्रेशर हमेशा लिक्विड सरफेस पर या सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब जरा ध्यान दें, ये जो प्रेशर का कंपोनेंट है इसकी वजह से बनने वाली फोर्स भी ऐसी, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, एक ऐसा, और ऊपर वाला फोर्स जो कि एग्जैक्टली इसके जैसा होगा वो भी राइटवर्ड और डाउनवर्ड होगा। ये डाउनवर्ड वाला अपवर्ड वाला कैंसिल, इसका मतलब इन सारे कंपोनेंट के लिए भी वही चीज अप्लाई हो सकती है। तो ये सारे कंपोनेंट को मैं इंक्लाइन करने के बजाय अगर हॉरिजॉन्टल लिख लूं तो यहाँ पे मुझे कर्व एरिया लेने के बजाय प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन वाला। ये बात समझ आई, बिल्कुल आसान है। इस तरह हम यहाँ पे प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रेशर की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो आप कहेंगे प्रेशर अगर आपको लेना है तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स लो डिवाइडेड बाय एरिया करो, या तो आप प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एरिया भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे वो काम करेंगे। ये प्रेशर है, ये इतने लिक्विड ड्रॉप पर एक्ट हो रहा है। ओके, इस लिक्विड ड्रॉप को मैं दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये हमारा पहला सेक्शन, लिक्विड ड्रॉप ऐसे होगा और अंदर जाकर ऐसे, ये आधा हिस्सा है, और आधा हिस्सा ऐसे होगा कुछ ये। ओके, तो ये हमारा पहले ओरिजिनल ड्रॉप था, बड़ा बिल्कुल सॉलिड, और ये बाद का टुकड़ा है उसका, ये कुछ इस तरह होगा। ऐसे हमने क्या किया, ये लिक्विड ड्रॉप था ना हमारा, इसको बीच में से ऐसे कट किया है, ये आधा सेक्शन, ये आधा सेक्शन।
समझ आई बात? जैसे फुटबॉल, हम बॉल को बीच में से कट करते हैं तो आधा सेक्शन मिलता है, आधा सेक्शन मिलता है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। अब जरा ध्यान दे, यहाँ पे हमारा पी आउटसाइड है, ओके, पी आउटसाइड है। ये आउटसाइड प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस पर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। अगर हम उस फोर्स को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? हमको पता है प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, इसको हम कहेंगे आउटसाइड वाली फोर्स डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एरिया। जो हमारा प्रोजेक्टेड एरिया है वो सिर्फ इतना ब्लू कलर वाला एरिया है, और ये एरिया दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या मैं उसको पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं? इसका मतलब एफ नॉट इज इक्वल टू पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फोर्स प्रेशर चूंकि बाहर से ऐसे एक्ट हो रहा होगा, इसलिए ये फोर्स भी इस तरह एक्ट हो रही होंगी, एफ नॉट। समझ आया? अब जरा ध्यान दें, यहाँ अंदर भी तो लिक्विड भरा है। जब अंदर लिक्विड भरा है, हमको पता है अंदर वाला लिक्विड इसको बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा होगा। तो क्या मैं अंदर वाले प्रेशर की वजह से बनने वाली फोर्स जो कि किस तरफ होगी? बाहर की तरफ होगी। सिर्फ इस ड्रॉप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस ड्रॉप के लिए वही कैलकुलेशन रिवर्स हो जाएंगे। ये पी नॉट इधर आ जाएगा, पी इन अंदर आ जाएगा। तो यहाँ जो अंदर की तरफ प्रेशर है पी इन, ये बाहर की तरफ उसको ढकेल रहा होगा, उसकी वजह से बनने वाली फोर्स को हम नाम देंगे पी एफ आई। तो पी आई इज इक्वल टू कितना? एफ आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, जो कि उसका भी एरिया सिर्फ यही होगा, इस प्रोजेक्टेड एरिया पर ही वो वर्क कर रहा होगा। इसका मतलब एफ आई इज इक्वल टू पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अंडरस्टैंड? अब जरा ध्यान दे, यहाँ एक तीसरी चीज भी आती है। ये हमारा लिक्विड का सरफेस है जो रेड कलर में है। ये लिक्विड का सरफेस यहाँ के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, अभी जुड़ा हुआ है ना, अभी दोनों सरफेस ऐसे ही है। ये लिक्विड का सरफेस यहाँ के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे, इस लेयर को। किस फोर्स के साथ? वही तो फोर्स है जो जिसको हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। तो सरफेस टेंशन वाली फोर्स इतनी लेयर पर एक्ट कर रही होगी। अब ये बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेस हैं। अगर मैं इन सारे फोर्सेस को देखूं तो सरफेस टेंशन की वजह से बनने वाली फोर्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होती है, और ये लेंथ कितनी है? दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या मैं उसको 2 पाई इंटू आर लिख सकता हूं? अब जरा ध्यान दें, ये सरफेस टेंशन वाली फोर्स हमारे लिक्विड को इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, मतलब इस तरफ एक्ट कर रही है। तो क्या मैं इसको एफ टी लिख लूं? अब यही तीनों फोर्सेस को एक लाइन पर मैं लेकर आता हूं। ये हो गया हमारा एफ नॉट, ये हो गया हमारा एफ टी, और ये हो गया हमारा एफ इन। अगर हम लिक्विड ड्रॉप को देखें तो वो तो इक्विलिब्रियम में है, वो मूव नहीं कर रहा है। अगर वो मूव नहीं कर रहा तो ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करना ही चाहिए। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि एफ इन मस्ट बी इक्वल्स टू एफ टी प्लस एफ नॉट। राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब बस डेटा रखना है। एफ इन की वैल्यू कितनी है? एफ इन की वैल्यू है पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टी, सरफेस टेंशन की वजह से बनने वाली फोर्स, टी इंटू 2 पाई आर, प्लस आउटसाइड प्रेशर की वजह से बनने वाली फोर्स एफ पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। उससे पहले हम कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से और यहां से क्या कॉमन निकल सकता है? पाई पाई कॉमन निकल गया, यहाँ भी आ रहे यहाँ भी आ रहे, तो आर भी कॉमन निकाल दो। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ टी बचा है और 2 बचा है, पाई आर तो बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा है? पी नॉट बचा है, पाई बाहर आने के बाद सिर्फ आर बचा है। ओके, तो क्या मैं यहाँ के पाई को कैंसिल करूं? ये एक आर कैंसिल, तो क्या बचा है? पी आई इंटू आर इज इक्वल टू 2t प्लस पी आउट इंटू आर। ओके, इसका मतलब यहाँ के पी आउट को मैं लेकर आता हूं इधर, तो पी आई इंटू आर माइनस पी आउट इंटू आर इज इक्वल टू 2t, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं आर कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा? पी आई माइनस पी आउट टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2t। ओके, तो क्या हो जाएगा? पी आई माइनस पी आउट इज इक्वल टू, ये 2t यही रहा, r डिवाइड में आएगा, तो दैट मीन्स 2t डिवाइडेड बाय r। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रेशर। ये है एक्सेस प्रेशर जो किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि फॉर्मूला हमने पहले ही डिराइव कर दिया था। ये फॉर्मूला किसके लिए है? दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ ड्रॉप जो अंदर से भरा हुआ है। मान लीजिए कि वो अंदर से खाली है, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद अ बबल। अगर हम बबल की स्टडी कर रहे हैं तो बबल की लेयर यहाँ पे एक एडिशनल आ जाएंगी, ये इतना सिर्फ लिक्विड होगा। अब जरा ध्यान दें, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अंदर वाली लेयर पर भी, यहाँ पर भी इस तरह लेयर बन जाएगी, और ये अंदर से खाली है पूरा, इस लेयर पर भी इस तरह फोर्सेस लग रहे होंगे। करेक्ट है? क्योंकि 2 लेयर फॉर्म हो गए ना आप, तो दोनों लेयर पर अपनी अपनी फोर्स लगने वाली है। करेक्ट? इसका मतलब सरफेस टेंशन की वजह से बनने वाली फोर्स डबल हो गई। तो सरफेस टेंशन T इंटू 2 पाई आर प्लस T इंटू 2 पाई आर आएगा। तो क्या मैं इसको सिंपली 2T इंटू 2 पाई आर लिख सकता हूँ? अगर सरफेस टेंशन वाली फोर्स 2T हो चुकी है तो यहाँ पे 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4,
यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। तो अगर हम बबल के केस में हैं तो यहाँ पर 4T/R फॉर्मूला बनता है एक्सेस प्रेशर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आपको याद क्या रखना है कि अगर आप ड्रॉप की स्टडी कर रहे हैं तो एक्सेस प्रेशर दैट मींस PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T/R, और अगर आप बबल की स्टडी कर रहे हैं तो PI माइनस Pout इज इक्वल टू 4T/R। ये किस केस में है? ड्रॉप के केस में है जो अंदर से भरा हुआ है, और ये है बबल के केस में जो अंदर से खाली है। इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। इंशाल्लाह हम उसके न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके जहन में ये सारे कंसेप्ट अच्छे से आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर आपके जहन में कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज हमको बताएं। और हमने तो आपको दो मेथड से बताया कि ये फॉर्मूला कैसे आते हैं। आपको जो मेथड सुइटेबल लगे उससे समझने की कोशिश करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब हमको करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करते रहें। हमारे वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमको आपका सपोर्ट भी मिलता रहे। हम इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। थैंक यू।